सर 2-2, 3-3 बार तो पूछताछ उनसे भी हो चुकी है। चंपत राय से एसआईटी ने 11-11 घंटे पूछताछ जाहिर की। सी बात है, एसआईटी और किससे पूछेगी भाई? राम मंदिर के सर्वे सर्वा चंपत राय हैं, और क्या एसआईटी आके अंजू पंकज से पूछेगी? अरे उन्हीं से पूछेगी ना। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा पूछताछ उन्हीं से हो रही है, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। लेकिन सर जब पहली शिकायत आई थी, ये 8-9 जून के आसपास की बात है, उसके बाद बाकायदा एक वीडियो बनाकर चंपत राय को सफाई देने की क्या जरूरत थी कि ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है? उनको तो सीधे सीधे एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। एसआईटी जांच करे, लेकिन आज तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एसआईटी गठित हुई है तो कहीं ना कहीं कोई रिपोर्ट तो दर्ज हुई होगी ना अंजू जी। अगर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित हुई है, इन्वेस्टिगेशन तो रिपोर्ट दर्ज होके ही होता है ना सर। लेकिन ये तो योगी आदित्यनाथ के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया है सर। एफआईआर जैसी बात कहीं सामने नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि व्हाट एसआईटी इज एफआईआर? देखिए एफआईआर क्या भाई, कहीं ना कहीं सरकार ने कंप्लेंट का संज्ञान लिया। व्हाट इज एफआईआर? एफआईआर क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब किसी ने कहीं कोई अपराध देखा और बताया, उसको दर्ज कर लिया गया, और उसके बाद पुलिस उसका संज्ञान लेती है, संज्ञान लेके इंक्वायरी करती है। पुलिस ने संज्ञान भी लिया है, पुलिस इंक्वायरी भी कर रही है। मैं फिर कहूंगा कि आपको इस पे कम से कम योगी, हम सब जानते हैं कि आप कितना भी नाराज हो, पर योगी के ऊपर किसी तरह का फाइनेंशियल आरोप नहीं है, मोदी के ऊपर किसी तरह का वित्तीय आरोप नहीं है। मोदी ने अपने दाहिने हाथ को, मतलब जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो जो पहला काम उन्होंने पार्लियामेंट में किया था, उन्होंने नियमों को परिवर्तित करके नृपेंद्र मिश्रा को अपना प्रमुख सचिव बनाया था, और उस नृपेंद्र मिश्रा को उन्होंने 10 साल कंटिन्यू किया, और फाइनली उन नृपेंद्र मिश्रा को उन्होंने तत्काल मोदी ने दिल्ली से अयोध्या भेजा, और नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या में कैंप कर रहे हैं। तो इसका ये दिखाता है कि मोदी भी बहुत सीरियस है इस मामले को, और योगी भी बहुत सीरियस है इस मामले को लेकर। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल सर, भरोसा करना चाहिए। भरोसा है तभी तो सभी लोग 15 दिन का इंतजार करें, जैसे योगी ने कहा। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के अजय राय, जिन्होंने कभी अयोध्या जाने के बारे में एक शब्द नहीं कहा, वो भी कल अयोध्या पहुंचे हुए थे। आप सोचिए किस तरह से इस मौके का फायदा उठाया जा रहा है ना। और हिंदुओं को बांटने की साजिश तो इंडी गठबंधन कर ही रहा है। उनके मुल्ला मौलवी कैसे बोलते हैं, समाजवादी पार्टी का एक नेता है सांसद जावेद अली, कहता है कि बहुसंख्यक बड़े जहरीले हो गए हैं। फिर किसी को लगता है कि एक मुसलमान को 4-4 हिंदू लड़कों से दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि उनको मनमाने तरीके से हाँका जा सके। जब इस तरह की बातें हो रही सर, उस बीच पे आस्था का केंद्र है 140 करोड़ हिंदुओं का सर, उस पर अगर इस तरह के सवाल उठेंगे तो फिर चिंता तो होगी ना उस धर्म से जुड़े हम जैसे लोगों को। देखिए अजय राय अयोध्या गए थे, राम मंदिर नहीं जाते हैं, इसको ध्यान रखें। प्रियंका गांधी अयोध्या गई थी, राम मंदिर नहीं गई थी। इनके पास काबुल में बाबर की कब्र तक जाने के लिए समय है, अयोध्या जाके राम मंदिर नहीं जाते, वो बात जाने दीजिए। वैसे भी अजय राय भाई, अजय राय के सगे भाई के ऊपर, सगे भाई की हत्या हुई, और मुख्य आरोपी कौन बना? मुख्तार अंसारी। और अजय राय अगर मुख्तार अंसारी के यहाँ जा सकते हैं मातम पुरसी के लिए, जिसने उनके सगे भाई को मारा, तो मैं उनको क्या ही कहूं, कैसे कहूं भाई। ठीक है, ये भी राजनीति है, उनको मौका मिला है, वो राजनीति कर रहे हैं, और मेरा अपना भारतीय जनता पार्टी के लिए मानना है और चंपत राय के लिए भी मानना है कि आपने मौका दिया उनको राजनीति करने का। ऐसा थोड़ी कि हवा में तलवार घुमा रहे हो, आपने मौका दिया है उनको। एक बात मैं अच्छी मानता हूं अंजू जी, क्योंकि जो मेरा एक पत्रकारिता का अनुभव रहा है, मैं जानता हूं सरकार जब किसी मामले को दबाना चाहती है तो कितना बड़ा से बड़ा घोटाला क्यों ना दब जाता है, अगर सरकार दबाना चाहे। मैं योगी की इस बात को बहुत बेहतरीन मानता हूं कि जैसे ही ये बात उनके संज्ञान में आई, ना सिर्फ एसआईटी गठित हुई बल्कि लोग गिरफ्तार हुए, कैश रिकवर हुआ, 2 करोड़ रुपया कैश रिकवर हुआ। तो ये उन्होंने इस मामले को कहीं से दबाने की और कहीं से इसको जिसे कहना चाहिए ना, इसके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास नहीं किया। राम मंदिर में 1 रुपए की भी चोरी, जिसके लिए 500 साल में, मतलब आप समझिए 500 साल में 1,500 मतलब 1,500 जनरेशन गुजर गई, उन सब ने संघर्ष किया हो, उसमें 1 रुपए की चोरी भी बहुत बड़ी चोरी। बिल्कुल सर। और दूसरी तरफ सर, अगर राजनीतिक बात करें तो समाजवादी पार्टी में जिस तरह से बवाल ही मचा हुआ है कि भाई उनके 25 से 27 सांसद जो हैं वो टूटने वाले हैं, क्या आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? रामगोपाल यादव ने सच में कोई चिट्ठी सौंपी होगी अमित शाह को? नहीं, बिल्कुल। मैंने जिस भी चैनल पे मुझसे पूछा गया, और मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से
बहुत ढेर सारे चैनल्स पे बहुत ढेर सारे शो कर रहे हैं, सपा में टूट हो रही है, सांसद जा रहे हैं, हो सकता है चले जाए, मैं गारंटी क्या लूं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन जितना ही मेरी राजनीतिक समझ है वो ये कहती सपा में कोई टूट नहीं होने जा रही। ये मामला एक खास मकसद से चल रहा है, अब मैं उस पर जाना नहीं चाहता, लेकिन समाजवादी पार्टी में एक भी विधायक या एक भी सांसद टूटने नहीं जा रहा है, ये मैं आपके चैनल पे बड़े विश्वास से कह रहा हूं। सर इतना विश्वास आपको क्यों सपा में लगता है? टूट होगी, सपा में टूट होगी, लेकिन 2027 के चुनाव के बाद, चुनाव के पहले बाद जब 2027 का चुनाव अखिलेश यादव अगर हार जाते हैं तो सपा बुरी तरह बिखर जाएगी, लेकिन उसके पहले। लेकिन सर जो ये सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर अब चलने लगे हैं अखिलेश यादव, सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं, वो एकदम फॉल्स हिंदुत्व है। तो फॉल्स हिंदुत्व भी अगर वो लेकर चल रहे हैं सर, सॉफ्ट की जगह अगर फॉल्स हिंदुत्व भी कहा जाए, तो ये जो एक नया चोगा उन्होंने ओढ़ लिया है, ये उनको भारी नहीं पड़ सकता है? उनका जो वोट बैंक है, खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक, वो उनसे नाराज नहीं हो जाएगा? वैसे भी हालत उन्होंने देख ली, उनकी बुआ की हालत क्या हुई बंगाल में, कैसे बिखर गया वो सारा का सारा वोट बैंक। अंजू जी, मैं बहुत दिनों से आपके चैनल पर आया नहीं, बहुत जमाने बाद आया हूं, लेकिन इधर एक बात मैं घूम घूम के मैंने हर चैनल पे कही है, मैं यहां भी कह देता हूं कि पिछले एक महीने में साबित हो गया कि देश में कोई मुस्लिम वोट बैंक है ही नहीं। अगर 34% और 35% मुसलमानों के रहते हुए कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा असम से, अगर 30% मुसलमानों के रहते हुए बंगाल में ममता बनर्जी की ये हालत हो गई, तो फिर मुस्लिम वोट बैंक क्या है? देखिए बात को सुने, इस देश में सिर्फ एक वोट बैंक है जो कि 80% हिंदू है। जब हिंदू ने चाहा तो ममता जीत गई, जब हिंदू नाराज हो गया ममता हार गई, आप अपना 30% वोट बैंक लिए बैठी रही। जब हिंदू ने चाहा तो कांग्रेस की सरकार बन गई असम में, जब हिंदू खिलाफ हो गया तो आप 35% मुसलमानों के लिए बैठे रहे, आपका सूपड़ा साफ हो गया। जब हिंदू ने चाहा तो कांग्रेस पूरे देश में जीत रही थी, इंदिरा जी जीत रही थी, राजीव गांधी जीत रहे थे। अब हिंदू आपके खिलाफ चला गया तो आप अपना वोट बैंक लेकर भी आप लगातार हार पे हार पे हार पे हार होती जा रही है। जब हिंदुओं ने चाहा तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार बना दी, जब हिंदुओं ने नहीं चाहा तो आप अपना वही आपका मुस्लिम वोट बैंक तो जो पहले था वो आज भी है, उसे तो कम ज्यादा हो नहीं रहा है। तो अगर कुछ असर पड़ रहा है तो सिर्फ हिंदुओं के वोट से। अगर हिंदुओं का पोलराइजेशन एक तरफ हो जाता तो सामने मुसलमान ईसाई कितना भी वोट बैंक, कोई असर नहीं पड़ता। इस देश में सिर्फ एक वोट बैंक है और वो है हिंदू वोट बैंक। वो कैसा वोट बैंक, वो कैसा वोट बैंक जो पिछले 12 साल से पूरी ताकत लगाकर कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी वापस ना आए, जो पिछले 10 साल से पूरी ताकत लगा कोशिश कर रहा है योगी वापस ना आए। ना आप योगी को वापस आने से रोक पा रहे हो, ना आप मोदी को वापस आने से रोक पा रहे हो, ना आप एक भी राज्य बचा पा रहे हो, ना आप केजरीवाल को बचा पाए, ना आप ममता को बचा पाए, ना आप गोगोई को बचा पाए, ना आप अखिलेश यादव को बचा पाए, ना आप तेजस्वी यादव को बचा पाए। कैसा वोट बैंक भाई, जब तुम बना भी नहीं सकते और तुम बिगाड़ भी नहीं सकते, तुम अखिलेश यादव को बचा नहीं सकते और योगी को बिगाड़ नहीं सकते, फिर कैसे वोट बैंक, कहां के वोट बैंक? इस देश में एक ही वोट बैंक है, 80% हिंदुओं का वोट बैंक है। जब उसका आधा हिंदू भी मन बना लेगा तो सामने कोई नहीं बैठेगा।